Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are in the 4th module and this is lecture number 2 of the 4th module. We were studying the chapter Bending Stresses in Beams. We had already covered some of the topics, and these topics included expressions for bending stress and the theory of bending. In this lecture, we will try to know about neutral axis. Let us see what is this neutral axis. देखिए, न्यूट्रल एक्सिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एक बीम को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये आपको एक बीम दिख रहा है यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि ये बीम में एक न्यूट्रल लेयर होता है, ठीक है, ये आपको जानकारी है न्यूट्रल लेयर के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं कि न्यूट्रल लेयर क्या होता है न्यूट्रल लेयर, जहाँ ना इलोंगेशन है ना जहाँ शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ है, ठीक है। इसके अगर एक कुछ मोमेंट कुछ इस तरह अगर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इसका जो टॉप लेयर है उसमें कंप्रेशन होगा और न्यूट्रल लेयर के सारे लेयर्स में कंप्रेशन होगा और शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ होगा, और नीचे के सारे लेयर्स में टेंशन होगा और इलोंगेशन ऑफ लेंथ होगा। लेकिन न्यूट्रल लेयर एक ऐसा लेयर है या एक ऐसा सरफेस है जहाँ कोई भी इलोंगेशन या शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ नहीं होगा, ठीक है, ये आपको पता है। अब शब्द आता है कि न्यूट्रल एक्सिस एक शब्द है कि ये क्या होता है। देखिए, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, अगर आप जो बीम है आपके पास उसको कट करोगे, ठीक है, तो एक कटा हुआ हिस्सा आपको यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, इस बीम का ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो ये जो न्यूट्रल लेयर है अगर आप उसको इस डायरेक्शन से देखोगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन से जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये, ठीक है, इस डायरेक्शन देखोगे तो न्यूट्रल लेयर यही तो दिखेगा ना। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जो आपका न्यूट्रल लेयर है वो जहाँ इंटरसेक्ट करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, बहुत साधारण है, कोई इसमें टफ चीज़ है नहीं। न्यूट्रल लेयर कहाँ है, तो ये आपका न्यूट्रल लेयर है। न्यूट्रल सरफेस कहाँ है, यही आपका न्यूट्रल सरफेस है, क्योंकि न्यूट्रल लेयर है न्यूट्रल सरफेस है, तो सेम थिंग। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस में हमेशा क्या हम लोग देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग लेते हैं। वहाँ जब न्यूट्रल लेयर इंटरसेक्ट करता है तो उसी को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो अगर डिफाइन इसको करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एनी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विद द ट्रांसवर्स सेक्शन। ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, ये आपका न्यूट्रल लेयर हो गया, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसको हमेशा एन ए से डिनोट करते हैं, कैसे, एन ए से इसको डिनोट करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। द टर्म न्यूट्रल एक्सिस मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। जो नोट्स मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस नोट्स में इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो करिएगा, यू विल गेट द डेफिनेशन, ठीक है। देखिए, तो अभी मैंने क्या आपको बताया, अभी मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन है, ठीक है, हो सकता है पोजीशन ये हो सकता है पोजीशन ये हो, ये डिपेंड कर रहा है न्यूट्रल लेयर कहाँ है ना, डिपेंड करता है कि नहीं करता ये कि न्यूट्रल लेयर कहाँ है। न्यूट्रल लेयर अगर यहाँ है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा क्रॉस सेक्शन से, तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल लेयर यहाँ कहीं है तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रल लेयर अगर ऊपर कहीं है तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस हमें नहीं पता है, तो उसका पोजीशन जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि न्यूट्रल लेयर तो हमेशा बीचों बीच में ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल लेयर हमेशा बीचों बीच में ही हो, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन और
टेंशन ये क्रिएट हो रहा है, उसके बीचों बीच एक ऐसा है जहाँ ना कंप्रेशन है ना टेंशन है, वही है न्यूट्रल लेयर, ठीक है, जहाँ ना शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ हो रहा है ना इलोंगेशन ऑफ लेंथ हो रहा है। लेकिन मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है, मटेरियल का मास किधर ज़्यादा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, ये मास के ऊपर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मास किधर ज़्यादा है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ये पोजीशन, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आई सेक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे तो वहाँ ये चीज़ें और आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन जाने, है ना। कोई भी क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया, अगर इसी क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये क्रॉस सेक्शन, इसमें न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहाँ होगा पता नहीं है, तो कैसे पता करें कि उस न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, तो उसी पोजीशन को हम लोग जानने की कोशिश अब करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा करते हैं कि हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ है, ये ऐसा मत समझिएगा कि एकदम सेंटर में हमने कर दिया, हमें नहीं पता कहाँ है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस मान लिया हमने कि यहाँ पर है। ठीक है, अब उस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर हमने y दूरी पे, ठीक है, कितनी दूरी पर, y दूरी पर एक एलिमेंट कंसिडर किया है, एक स्मॉल लेयर को कंसिडर किया है। ठीक है, इस लेयर का अगर मैं बात करूं कितना डायमेंशन है, तो dy इसकी आप विड्थ देख सकते हो। ठीक है, विड्थ इसकी dy है, जो y दूरी पे लाई कर रहा है, किससे, न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पे लाई कर रहा है। ठीक है, ओके डन। इसका एरिया हम मान लेते हैं dA, किसका एरिया, ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहा है या फिर जो लेयर हमने कंसिडर किया है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, इसका एरिया हम लोग क्या मान लिए हैं, dA। ठीक है, इसका एरिया हमने मान लिया है dA। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, लेयर पे, वो कितना है, फोर्स इस लेयर पे कितना एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स हमें पता है, स्ट्रेस ऑन लेयर इनटू एरिया ऑफ लेयर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्ट्रेस कहाँ से आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेस क्यों आ रहा है, मोमेंट के कारण। ठीक है, मान लीजिए एक प्योर बेंडिंग का केस है जहाँ मोमेंट एक्ट हो रहा है, कांस्टेंट मोमेंट, और उसके कारण स्ट्रेस आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो स्ट्रेस ऑन द लेयर इनटू एरिया ऑफ द लेयर, स्ट्रेस हमें पता है, सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, एरिया हमें पता है, हमने कहा है dA है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा अभी पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू E/R इंटू वाई। ठीक है, इंटू dA, ये जानकारी आपके पास है। अब ये आपने सिर्फ लेयर की बात की है, सिर्फ इस लेयर पे आपने बताया कि इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, E/R इंटू वाई इंटू dA। लेकिन अगर मैं बात करूँ टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम, ये पूरे सेक्शन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है भाई, तो क्या करेंगे, ये हमें पता है, इंटीग्रेट, है ना, ई और आर कांस्टेंट है, तो E/R इंटीग्रेशन ऑफ वाई dA। ठीक है, टोटल फोर्स यही है। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर प्योर बेंडिंग का केस होता है, जो कि यहाँ पर है भी, प्योर बेंडिंग का केस होता है, तो वहाँ सेक्शन पे फोर्स एक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इस सेक्शन पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट मीन दैट विल बी अ शियर फोर्स। ठीक है, यहाँ कोई फोर्स अगर एक्ट कर रहा है सेक्शन पे, कोई भी सेक्शन ले ले, तो क्या होगा, शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स तो जीरो होता है प्योर बेंडिंग के केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होना चाहिए, केस ऑफ प्योर बेंडिंग है ना, केस ऑफ प्योर बेंडिंग है, तो जो भी टोटल फोर्स सेक्शन पे है वो 0 होना चाहिए, एज वी नो, है ना, कि प्योर बेंडिंग केस में मोमेंट कांस्टेंट मोमेंट ही एक्ट करता है, और तो कोई फोर्स एक्ट करता नहीं है। ठीक है, तो हमने जाना कि
ई अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी इजकल टू 0। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि वाई डी ए का इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 0। यही तो हम जानते हैं, ठीक है, ये हमें पता चल गया। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इज इक्वल टू 0, डन। अब मुझे ये बताइए कि जो y इंटू डी ए है वो क्या है। क्या आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है कि y इंटू डी ए, वाई इंटू डी ए, ठीक है, y डी ए। तो देखिए डी ए क्या है, एरिया है जो y दूरी पे लाई कर रहा है एक न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो y इंटू डी ए ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया। कौन सा एरिया, डी ए एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया कहाँ के अलोंग, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये तो होता है मोमेंट ऑफ एरिया। तो मुझे ये बताइए तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए क्या डिनोट करता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा मोमेंट ऑफ एरिया। कौन सा एरिया, मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या डिनोट करेगा, मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए का मतलब है मोमेंट ऑफ एरिया अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये पूरा मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया ले लो, किस पॉइंट के अलोंग लोगे, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अगर आप मोमेंट ऑफ एरिया ले लोगे तो ये आपको वाई डी ए डिनोट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है दिस इज इक्वल टू 0। हाँ, अच्छा ऐसा, तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस इज इक्वल टू 0। याद करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आपने सेंट्रॉइड वगैरह निकालना सीखा था, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस है ना, वही आपका न्यूट्रल एक्सिस है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आपको कोनो मेथडवा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे, आप सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालना जानते हैं, और अगर आपको सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालना आता है तो आप न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल सकते हो, बिकॉज सेंट्रॉइडल एक्सिस ही रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल एक्सिस को। लेट अस नाउ सी व्हाट इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। व्हाट इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए, आपको ये पता है कि कोई भी एक बीम अगर हम लेंगे, ओके, तो उस बीम में अगर प्योर बेंडिंग का केस है तो जो इसका न्यूट्रल एक्सिस है उससे ऊपर, ठीक है, अगर केस कुछ ऐसा है, ठीक है, इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होगा, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का लेयर है वहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जो लेयर्स हैं वहाँ टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट लेयर्स पे स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ड्यू टू दीज स्ट्रेसेस फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन द लेयर्स। मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि सेक्शन पे फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लेयर्स की, ठीक है। अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, अलग अलग लेयर्स हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है नीचे, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है, तो दीज स्ट्रेसेस के कारण फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है, ओके। अगर स्ट्रेस है तो फोर्स है, ठीक है, ओके। अब इन फोर्सेस का न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट भी होगा, ठीक है, उन सारे फोर्सेस का न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट भी होगा, ट्रू, ओके। अगर मैं सारे मोमेंट ले लूँ, ठीक है, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, उसके कारण जो मोमेंट है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, उन सभी का समेशन है, द टोटल मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, किसी भी एक सेक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी एक सेक्शन के लिए अगर मैं जितने भी फोर्सेस ऐड करें उसका मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ले लूं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपको समझ में आया। प्योर बेंडिंग का अगर केस है तो उसमें जो और मोमेंट कुछ इस तरह एक्ट कर रहा है जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो न्यूट्रल लेयर से ऊपर की ओर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, नीचे की ओर टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस, इनके कारण, स्ट्रेसेस के कारण फोर्सेस विल आल्सो एक्ट ऑन डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, इन सारे फोर्सेस का अगर मैं मोमेंट ले लूँ तो टोटल मोमेंट जो आता है, ठीक है, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दैट सेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। आप मुझे ये बताइए कि फोर्स ऑन लेयर, कोई भी एक हमने लेयर लिया, ठीक है, कोई भी एक हम लेयर ले रहे हैं जो एट ए डिस्टेंस y पर लाई करता है, कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। कितना होगा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, तो सिग्मा इजकल टू ई अपॉन आर इंटू वाई पता है, इंटू डी ए। ठीक है, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स कितना होगा, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, तो ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए इंटू वाई, क्योंकि वाई दूरी पर वो लाई कर रहा है। ठीक है, जो लेयर आपने लिया है वाई दूरी पे ही तो लाई कर रहा है ना। ठीक है, तो मोमेंट कितना आ गया, ई बाई आर वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, ये एक लेयर के लिए आया, लेकिन टोटल मोमेंट अगर हम निकालें, ठीक है, टोटल मोमेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसे निकलता है। ठीक है, टोटल मोमेंट भी आ गया। ठीक है, यही आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम पूरा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट m क्या है, एक्सटर्नल मोमेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल मोमेंट है जो एक्ट कर रहा है वो m है। ठीक है, और आपको इक्विलिब्रियम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सटर्नल मोमेंट एक्ट हो रहा है या अप्लाई किया जा रहा है बीम सेक्शन पे, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द जो भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी ए होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको ये जब पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है ना वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ठीक है, दैट मीन्स पूरे के पूरे एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई स्क्वायर डी ए। ये टर्म देखे तो जाना पहचाना है क्या, आपसे परिचित है क्या, आप जानते हो क्या, इसे कहीं सुना है क्या इसके बारे में? तो आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्लासेस में जाओगे तो आप पाओगे कि दिस टर्म वाई स्क्वायर डी ए रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्शन। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्शन। ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इधर उधर के नहीं, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, m इज इक्वल टू e बाई आर इंटू आई, m अपॉन आई इज इक्वल टू e अपॉन आर। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो ये भी पता है कि जो आपका e अपॉन आर है ना इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, तो इसका मतलब है कि एक इक्वेशन कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, m अपॉन आई इज इक्वल टू e अपॉन आर, और you can write sigma upon y first. Sigma upon y is equal to e by r. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये क्या है भैया, ये है आपका बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, दिस इज बेंडिंग इक्वेशन। जब भी आप इक्वेशन यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है m,
डैट विल बी न्यूटन mm यूनिट में यूज़ करोगे। जब भी आई के लिए यूज़ करोगे तो आप mm⁴ ये यूज़ करोगे। यूनिट्स साथ में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूटन पर mm² में यूज़ करोगे, y mm में यूज़ करोगे, e n/mm² में यूज़ करोगे और r mm में यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स कुछ इस तरह आप यूज़ करोगे तब आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो m/i इक्वल टू सिग्मा/y इक्वल टू e/r इज द बेंडिंग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज बेंडिंग इक्वेशन। m मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, ये जो एक्सटर्नल मोमेंट एक्ट कर रहा है वो है। i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस है। सिग्मा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस है। y क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड y। e क्या है? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन इन द सेंस फर्स्ट मॉड्यूल से आप पढ़ते आ रहे हो कि e क्या है। r क्या है? जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e, ठीक है। तो दिस इज बेंडिंग इक्वेशन। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से आपने देखा होगा, ही हो, है ना। तो आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये इक्वेशन जो बेंडिंग इक्वेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द न्यूमेरिकल, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस वन मोर टॉपिक। कंडीशन ऑफ सिंपल बेंडिंग या फिर कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग। कंडीशन क्या है प्योर बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग है? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। जो अबोव इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेबल कब है? एक मेंबर है जो कि एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट उस पर लग रहा है और शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो प्योर बेंडिंग का केस होगा, तब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यही तो हमने देखा है ना जी, यही तो देखा है हमने, ठीक है। इक्वेशन उसी समय यूज होगा जब प्योर बेंडिंग का केस होगा। प्योर बेंडिंग बोले तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट एंड शियर फोर्स 0, ठीक है। उसी समय इक्वेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू सच लोडिंग दैट द बेंडिंग मोमेंट वेरीज। अरे भैया ठीक है कि उस समय हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे जब प्योर बेंडिंग का केस होगा, लेकिन एक्चुअल हुआ में क्या होता है, एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट वैरी करते रहता है, ठीक है। सेक्शन टू सेक्शन बेंडिंग मोमेंट वैरी करता है। और दूसरी बात यह कि शियर फोर्स 0 नहीं होता एक्चुअल प्रैक्टिस में। समझ रहे बातों को? एक्चुअल प्रैक्टिस में शियर फोर्स 0 होता नहीं है, बेंडिंग मोमेंट वैरी करता है सेक्टर टू सेक्शन। आए हो दादा, तो अब ये इतना हम पढ़े काहे हैं जी? जब एक्चुअल प्रैक्टिस में सिचुएशन कुछ और होता है तो वाई वी हैव स्टडीड ऑल दिस, बताइए। तो देखिए, ऐसा है कि हाँ, हम मानते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में बेंडिंग मोमेंट वेरी करते रहता है, शियर फोर्स 0 नहीं होता है। लेकिन ये भी हमें पता है कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ शियर फोर्स 0 होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा फोकस देके पढ़ाई करोगे अपने थर्ड मॉड्यूल को, जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है, तो आप पाओगे कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ शियर फोर्स 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उस कंडीशन के लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंडीशन के लिए, इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको एजम्पशंस वगैरह थोड़ा बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन का यूज़ आसानी के इस्तेमाल नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। कहाँ करना है? जहाँ शियर फोर्स 0 होता है। तो शियर फोर्स कब 0 होता है? जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना, वहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है, तो वहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका कंडीशन ऑफ सिंपल बेंडिंग है, मे बी एज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाइड एट सच ए सेक्शन। सच ए सेक्शन बोले तो कौन सा सेक्शन? जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है, ठीक है। Hence, stresses produced due to maximum bending moment are obtained from the above equations। जो भी इक्वेशन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहाँ शियर फोर्स 0 होता है, इसलिए इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कंडीशन फॉर सिंपल बेंडिंग है, ठीक है। अभी देखिए, यह पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो नोट्स आपको साथ में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ ये आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया,
ठीक है, ओके। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ स्टील प्लेट और विथ 120 mm, ठीक है, एक स्टील प्लेट है जिसका विथ 120 mm है और जिसकी थिकनेस 20 mm है, इज बेंट इनटू ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सर्कुलर आर्क में उसको बेंड कर दिया गया। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड बेंडिंग मोमेंट विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक, मतलब क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ वो निकालना है, और आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट विच विल प्रोड्यूस मैक्सिमम स्ट्रेस। कौन सा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगा। ई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये आपका एक, ठीक है, कुछ इस तरह का बात हो रहा है यहाँ, ठीक है, इस तरह का बात हो रहा है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो ये आपको डायमेंशन दे रखा है, ठीक है, ये डायमेंशन दे रखा है, ओके। इसमें ये जो पार्ट है ये 20 mm दिया हुआ है और ये जो पार्ट है ये 120 mm दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई है तो वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको मोड़ दिया गया है। कैसे मोड़ दिया गया, ऐसा कुछ मोड़ा गया है कि एक सर्कुलर आर्क तो बन ही रहा है ना, लेकिन उस सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 10 मीटर, ठीक है। यही मोटा मोटी आप क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो भी चीज़ें गिवन है उसको आप लिख लो, ओके। गिवन विथ ऑफ प्लेट दिया हुआ है क्या, कितना, जिसको मान लेते हैं बी से डिनोट करते हैं 120 mm, ओके। थिकनेस ऑफ प्लेट दिया हुआ है क्या, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं कितना, 20 mm, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI से जो मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, बताइए कितना होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रखे हैं, इट विल बी BTQ/12, ठीक है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ 120 एंड 20 mm, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, BTQ/12, ठीक है। B की वैल्यू 120 दी हुई है, T की वैल्यू 20Q/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इट विल बी इक्वल टू 8 होगा ना, 8 × 10⁴ mm⁴, ठीक है। आई आपका पता है आपको, ठीक है। और कुछ दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करें अगर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, दैट मीन्स 10 × 10⁵ mm, ठीक है। जो यंग्स मॉडुलस है कितना दिया हुआ है, ई से डिनोट कर दीजिए, इट हैज़ बीन गिवन एज 2 × 10⁵ Nm², ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, कितना इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ जब इसको एक गोलाकार में मोड़ दिया गया है, ओके। अब देखिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। स्ट्रेस वगैरह के बारे में कुछ पढ़े हैं क्या, तो पता चलता है यहाँ देख करके, हाँ जी स्ट्रेस के बारे में तो पढ़वे किए थे हम लोग, कि जो भी स्ट्रेस हमें निकालना है, अगर ऐसा कोई चीज़ आता है स्ट्रेस निकालने का, तो एक इक्वेशन हमारे काम आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो आपके पास जो यहाँ दे रखा है स्टील प्लेट, ठीक है, इसी को तो ऐसे करके मोड़ दिया गया है ना, ठीक है, और उसका आर वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो जैसे ही मोड़िएगा तो क्या हो गया, नीचे टेंशन आ गया, इसके ऊपर कंप्रेशन आ गया, ठीक है। यहाँ भी वही है, यहाँ कंप्रेशन, इधर टेंशन, ठीक है। तो टेंशन है, कंप्रेशन है, यहाँ भी एक न्यूट्रल लेयर होगा, ठीक है। ये बातों को आप समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन आप हमारे सामने है, उस इक्वेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हमें पता है, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस। देखिए एक चीज़, सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E/R से आप लोग परिचित है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, तो सिग्मा मैक्स से मैं डिनोट कर दूँ। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा,
तो आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आउटर मोस्ट लेयर पे आएगा, है ना, आउटर मोस्ट लेयर पे ही तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होता है ना, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि y भी जो आप वैल्यू लेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू y का कितना होगा, देखिए तो ज़रा इस फिगर में, यही तो फिगर है ना आपके पास इसका। अगर मान लें न्यूट्रल लेयर यहाँ कहीं है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस आपको दिख रहा है, इसका y मैक्स क्या होगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस से अगर मैक्सिमम वैल्यू आप लेंगे, ऊपर जाए या नीचे जाए, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो आप ये बताओ इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा। न्यूट्रल एक्सिस चूँकि ये एक क्या कहते हैं इसको, इस तरह का डायग्राम बन रहा है जो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो उसमें उसका सेंट्रॉइड, सिंपल सी बात है कि उसका बीचों बीच जो हिस्सा है वही उसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस केस में को पता है कि अगर ये 20 है तो 10, ये पॉइंट जो होगा 10, ठीक है, ऊपर नीचे 10, ठीक है, 10 mm होगा, ये इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस कहाँ बीचों बीच लाई कर रहा है, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ओके। तो y मैक्स जो वैल्यू है वो कितना होगा, 10 mm होगा, ओके। तो ये भी जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। चलिए तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले मैं y मैक्स आपको बता दूं, क्या होगा y मैक्स इक्वल टू t/2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स यहाँ से आप निकाल दीजिए, e की वैल्यू 2 × 10⁵ बाई r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी 10 × 10⁻3, ओके, इंटू वाई मैक्स 10, ओके। तो y में ये आपका आ जाएगा 200 Nm/mm²। यूनिट तक कैसे पहुँचे हम लोग देख लीजिए, वो भी यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। e की वैल्यू मैंने लिखी तो e था न्यूटन पर mm² में, डिवाइडेड बाई r mm में था, ठीक है, इंटू 10 वाई मैक्स क्या है mm में है, ठीक है। ये कट गया, न्यूटन पर mm² बच जाता है, ठीक है। तो वही न्यूटन पर mm² मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस जो भी आ रही है 200 Nm/mm²। लेकिन अब प्रश्न है कि देखिए यहाँ क्या प्रश्न है, बेंडिंग मोमेंट विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस, कितना बेंडिंग मोमेंट लगेगा जो ये मैक्सिमम स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ तो पता चल गया, लेकिन स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना लगा तो वो भी आपको पता है, यू नो द इक्वेशन, है ना, m/i इज इक्वल टू E/r। आप परिचित हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो m इज इक्वल टू E/r इंटू आई। तो E बताइए कितना है, E है 2 × 10⁵, I बताइए कितना है, I आपने निकाला था तो 8 × 10⁴, ये निकाला था ना। R कितना था 10 × 10⁻3। इसको ज़रा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे आप क्या पाएंगे, यू विल गेट 16 × 10⁵। यूनिट मैं फिर से बगल में लिख देता हूँ, E न्यूटन पर mm², I mm⁴, और नीचे क्या होगा R इज इन, R की वैल्यू mm में, ठीक है, ओके। तो 2 × 3 न्यूटन mm आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट भी आपको निकल गया, ठीक है। तो जो इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन, अगर वो आपको याद है कि m/i इक्वल टू सिग्मा/y इज इक्वल टू E/r, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस निकालना है तो कुछ जिस तरह से स्ट्रेस निकलता है वो आपको देख लिया पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है कहाँ, कास्ट आयरन पाइप में, ठीक है। एक कास्ट आयरन पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm दिया हुआ है और इंटरनल डायमीटर 20 mm दिया हुआ है, लेंथ जिसकी 4 मीटर है। कंडीशन क्या है,
पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड कैरीज पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये आपका पाइप है, तो क्या है केस, इसके एंड्स पे ये सपोर्टेड है और सेंटर पे एक लोड एक्ट हो रहा है 80 न्यूटन का। ठीक है, यही सर्कुलर पाइप का कंडीशन। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, यही कंडीशन है। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो डायमीटर है एक्सटर्नल, अगर मैं कैपिटल डी से उसको लिखूं तो वो दिया है 40 mm। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप यहाँ लिखोगे कि डी इजकल टू एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, स्मॉल डी जो इंटरनल डायमीटर है उसको मैं 20 mm दिया हुआ है जो। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, दैट मीन्स 4000 mm। ठीक है, जो लोड है वो है 80 न्यूटन। ठीक है, देखिए जो यहाँ सिचुएशन है, अगर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप पाओगे कि ये एक्सटर्नल, ठीक है, और ये हो गया इसका इंटरनल। ओके, और यहाँ अगर मैं इसी चीज़ को बनाऊं, ये आपका इंटरनल और ये आपका एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ एक सेंटर पे 80 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है और ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है ये कितना दिया हुआ है 40 mm। ठीक है, और ये जो इंटरनल डायमीटर है ये कितना दिया हुआ है 20 mm। ठीक है, यही तो सिचुएशन है। ये 4 मीटर दे रखा है और ठीक है, और एंड्स पे ये सपोर्टेड भी ऐसा भी दे रखा है। चलिए ठीक है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये दिया हुआ है सिचुएशन। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप मैक्सिमम स्ट्रेस निकालो, तो मैं आपको बता दूं पहली बात कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस वहीं होगा जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मतलब बेंडिंग मोमेंट जिस सेक्शन पे मैक्सिमम होगा वहीं पर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्यों वैसा क्यों कह रहा हूँ, सिग्मा अपॉन वाई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई आप जानते हैं। तो यहाँ से आप देखो सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन को देख रहे हो, तो जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहीं पर जो स्ट्रेस है उसी सेक्शन पे स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। अब ये जानने के लिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस मॉड्यूल में, दैट इज़ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहाँ हमने सीखा था। वो आप जाओगे, आप वो वाला केस उठाओगे जहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की गई थी, उसमें भी आप वो वाला केस उठाओगे जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। जब आप उस केस तक पहुंचोगे तब आप खोजोगे वहाँ के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे था और कितना था। तो आप जब खोज खबर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर इज WL/4। W कितना दिया हुआ है 80 न्यूटन। लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ 4000। ओके, और नीचे 4, तो इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁴ न्यूटन mm। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता चल गया। ठीक है, ओके। अब जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, इसका आप बताइए मुझे आई की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी आई। तो आप पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, π/64 d⁴ माइनस d⁴ दैट इक्वल टू π/64
40 to the power 4 minus 20 to the power 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2560000 माइनस 160000, it will be equal to 117809.7 mm to the power 4। ये i की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको पता है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है, लेकिन आपको सिग्मा मैक्स निकालना है। सिग्मा मैक्स कहाँ होता है? वाई मैक्स पर। तो वाई मैक्स कितना होगा ये आप बताइए। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये फिगर कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास कर रही है। इसके वाई मैक्स कितना है देखिए तो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई? यही तो है ना मैक्सिमम वैल्यू। इट विल बी इक्वल टू कितना? 20 mm, ठीक है। तो वाई मैक्स की वैल्यू आ गई 20 mm। ओके, तो अब ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आप पुट कर दें तो सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू m अपॉन आई इंटू वाई मैक्स। m की वैल्यू आपको पता है, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 8 इंटू 10 टू पावर 4 था, हाँ 8 इंटू 10 टू पावर 4। आई की वैल्यू आई की वैल्यू भी आप लोग निकाल चुके हैं 117809.7, ओके। और वाई मैक्स भी आप निकाल चुके हैं। यूनिट मैं साइड में लिख दूँ ताकि आपको पता चले यूनिट कैसे आया है। न्यूटन, mm, आई की वैल्यू mm टू द पावर 4 और 20 mm, ठीक है। तो क्या 2 mm से 2 mm कट जाएगा तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 13.58 के लगभग आ रही है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो 13.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, ओके।